अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पेल्टन व्हील टरबाइन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी उसके डेरिवेशंस है वो सब भी करके दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे ये सारी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेल्टन व्हील का कभी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी थ्योरी रिलेटेड है, डेरिवेशन है सब पेल्टन व्हील का इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कवर करेंगे पेल्टन व्हील होता क्या है, पेल्टन व्हील के डायग्राम जो पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे, पेल्टन व्हील का वर्किंग प्रिंसिपल और उसके जो डिजाइन कंसिडरेशंस होते हैं वो देखेंगे। फिर जो वेलोसिटी ट्रायंगल्स होते हैं, फिर डेरिवेशन जो वर्क डन कैसे निकालेंगे, आप डेरिवेशन कैसे करेंगे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और वर्क डन का वो मैं करके दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। फिर जो भी डिफरेंट एफिशिएंसीज होती है पेल्टन व्हील टरबाइन की वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन वो देखेंगे। लास्ट में देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है पेल्टन व्हील टरबाइन का, स्पेसिफिक फोकस रहेगा पेल्टन व्हील हाइड्रो पावर प्लांट पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन होती क्या है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन एक इंपल्स टाइप वाटर टरबाइन है, जिसका इन्वेंशन किया था अमेरिकन इन्वेंटर लेस्टर एलन पेल्टन ने 1870s में। और पेल्टन व्हील एक्सट्रैक्ट करती है एनर्जी, इंपल्स जो होता है मूविंग वाटर का, उससे एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके फाइन जेट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं नोजल की मदद से, और फाइनली एक्सपैंड कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो इमर्जिंग जेट होता है वाटर का, उसको यहाँ पे हम इंपल्स कराते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बकेट्स या ब्लेड्स होती है पेरिफेरी पे, वो जब स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे फर्दर हमें फाइनल रिक्वायर्ड टॉर्क और पावर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब हम डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपको नीचे का एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद पार्ट्स पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे इनलेट पाइप है, यहाँ से एक तरह से यहाँ पे वाटर आया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लो रेट Q इज इक्वल टू A/V आपको पता है। अब यहाँ पे नोजल लगा है, तो नोजल के लिए हमको यहाँ पे जो इसका एरिया उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस हिसाब से वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर हमको, अब आप देखिए, अगर यहाँ पे एरिया कम हो गया इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लो रेट वो तो कांस्टेंट रखना है हमको। तो जैसे ही एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, तो ये जेट जो होगा उसकी वेलोसिटी, जो पानी यहाँ से निकल रहा है एग्जिट, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी, वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है। ये जो पेरिफेरी या पेरीमीटर में लगे हैं डिफरेंट बकेट्स, उनको यहाँ पे स्ट्राइक करता है और इसको टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसको घुमाने लगता है एक ओमेगा से। ठीक है, ये एक तरह से मोटा मोटा इसका एक प्रिंसिपल हो गया। आप डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, फिर मैं इसकी आपको डिटेल्ड वर्किंग समझाता हूँ, उसके बाद आगे डेरिवेशंस देखते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके लिए पहले मैं आपको इसके डेफिनेशंस दिखाता हूँ, फिर आपको कोरिलेट करूंगा डायग्राम से। तो पहली है केसिंग। केसिंग होता है जो टोटल आउटर पेरीमीटर है पूरा, जिसके अंदर टरबाइन एक तरह से सिचुएट है, आउटर जो कवरिंग होती है वो है, इसको कहते हैं हम केसिंग। तो पेल्टन व्हील केसिंग प्रिवेंट्स वाटर स्प्लैशिंग एंड फैसिलिटेट्स वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द नोजल टू द टेल रेस। अब डायग्राम में दिखाता हूं आपको। केसिंग मतलब ये जो आउटर आप ये देख रहे हैं केस, इसको हम कहेंगे केसिंग। तो ये जो टोटल आप देख रहे हैं जिसके अंदर में ये पूरी एक तरह से टरबाइन सिचुएटेड है, उसको हम केसिंग कहेंगे। ये कास्ट आयरन का बना होता है, तो ये पानी को बाहर नहीं आने देगा, स्प्लैशिंग नहीं होने देगा। तो जो भी पानी यहाँ पे इंपिंज होगा या इंपल्स जब प्रोवाइड करेगा इन सारे बकेट्स पे, उसके बाद नीचे जब ये फैल जाएगा पानी, टेल रेस में कलेक्ट होकर निकल जाता है, कहीं बाहर नहीं जाएगा। सेकेंड है स्पीयर। अब स्पीयर यहाँ पे कंट्रोल करता है कितना वाटर का फ्लो रेट हमको रखना है, उसी हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी जो जेट की बनेगी उसको एक तरह से ये कंट्रोल करता है। तो जो यहाँ पे आप देखिए, ये स्पीयर है। अगर ये आगे पीछे हो सकता है, एक मैकेनिज्म होता है एक्चुअल टरबाइन में। तो जैसे ही ये पीछे होगा, इसका मतलब यहाँ पे एरिया, ओपनिंग एरिया बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी जेट की। अगर ये फॉरवर्ड मूव कर गया, तब यहाँ पे एरिया कंस्ट्रिक्ट कर देगा, कम कर देगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया जैसे ही कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी जेट की। अगर हमको हाई टॉर्क प्रोड्यूस करनी है, हाई आरपीएम प्रोड्यूस करनी है, तो हम एरिया को कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा हो गया। थर्ड हो गया ब्रेक नोजल। अब ब्रेक नोजल मतलब, ब्रेकिंग से आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये इनर्शिया रहेगा, अगर यहाँ पे पानी बंद भी हो जाएगा, सप्लाई करना हम बंद भी कर देंगे, बट ड्यू टू इनर्शिया ये तब भी घूमता रहेगा पूरा। यहाँ पे टरबाइन की जो ब्लेड्स होंगी या शाफ्ट होगा, ये पूरा रोटेट तब भी करता रहेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि इनर्शिया यहाँ पे रहेगी। उसको हमको एक तरह से रोकना है, ब्रेकिंग करनी है। उसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अगर ये वाटर पड़ रहा है, ये घूमने लगा एंटी क्लॉकवाइज, अब हम एक तरह से यहाँ पे क्लॉकवाइज इस तरह से यहाँ पे जेट यहाँ पे फेंकेंगे, जिससे कि ये उल्टी डायरेक्शन में इसको
ब्रेकिंग फोर्स एक तरह से प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये जल्दी रुक सके। एक यहाँ पे भी एक स्पीयर हम देते हैं, जिससे कि यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है, कितनी ब्रेकिंग फोर्स हमको प्रोड्यूस करनी है, उसको ये जो स्पीयर है ब्रेकिंग नोजल का, वो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। उस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, इसको रोक देगा। इसके बाद जो फोर्थ है वो है रनर। रनर यहाँ पे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है, उसी को हम रोटर भी कहते हैं। उस पे इवनली स्पेस्ड हेमिस्फेरिकल या डबल एलिप्सॉइडल बकेट्स अरेंज होती हैं इक्वल डिस्टेंस पे अराउंड द पेरीमीटर या पेरिफेरी या एज। तो जब वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा डिफरेंट बकेट्स को, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर की, वो यहाँ पे इंपल्स की तरह एक तरह से ट्रीट होगा, कन्वर्ट कर देगी और रनर को रोटेट करेगी। तो जो डिफरेंट बकेट्स आप देख रहे हैं, ये जैसे एक बकेट हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से ये सारी इक्वल डिस्टेंस, ये सारी इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे अरेंज होती हैं अलोंग द पेरीमीटर या पेरिफेरी। अब लास्ट में देखते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक कंसिस्ट ऑफ चैनल्स और पाइपलाइंस दैट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम हाई एलिवेशन सोर्स टू द पावर स्टेशन, डिलीवरिंग वाटर टू द पेल्टन व्हील टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पे जो भी पानी आ रहा है, अब यहाँ पे ये एक हाई हेड पे पानी है, जो कि यहाँ पे नीचे को फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे डैम सब ओपन करेंगे, तो यहाँ से जो पानी आएगा वो अल्टीमेटली, क्योंकि ग्रेविटी पूरे टाइम एक्ट करेगी, तो यहां से पानी फ्लो कर जाएगा ग्रेविटी की मदद से, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पाइपलाइन पड़ी है उसी को हम पेन स्टॉक कहते हैं। जो टरबाइन होगी वो नीचे लेवल पे होती है, और जो एलिवेशन या पानी जो होता है इनिशियली, वो होता है टॉप लेवल पे। तो ऊपर से जैसे ही छोड़ते हैं पानी, तो वो अपने आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले कैरी किए रहता है, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, वही यहाँ पे जेट के रूप में इंपल्स करके क्रिएट कर देती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये मैंने आपको सारे इसके मेन पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, फिर चलते हैं डिजाइन कंसिडरेशंस पे और फिर डेरिवेशंस पे। The Pelton wheel turbine works by transforming hydraulic energy into kinetic energy। अब हाइड्रोलिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज है। तो रो जी इंटू हेड, तो रो जी एच यानी कि डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टोटल हेड या हाइट। Water from a reservoir flows through a penstock and enters the turbine where this hydraulic energy gets converted into kinetic energy। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको। अब nozzles direct this forceful high speed streams of water against a series of spoon shaped buckets also known as impulse blades या semi ellipsoidal, जैसे मैंने अभी बताया आपको पीछे, which are mounted around the outer rim या outer perimeter या outer circumference of a drive wheel which is also called as runner या rotor। ठीक है, अब ये जो बकेट में स्ट्राइक करेगा वाटर का जेट, उसी की मदद से यहाँ पे मोमेंटम जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगी या पावर जनरेट होगी। फिर द ब्लेड्स और बकेट्स रीडायरेक्ट दिस वाटर जेट एनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ऑल दिस टेक्स प्लेस इन द ओपन एयर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Since the forceful impact happens in a short burst, these turbines are also known as impulse turbine। तो इसी तरह से इसका नाम impulse turbine है। impulse turbine की कैटेगरी में पेल्टन व्हील टरबाइन आती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिजाइन कंसिडरेशन, इसके बाद देखेंगे डेरिवेशंस। तो डिजाइन कंसिडरेशन में पहला है वेलोसिटी ऑफ जेट। अब जेट की वेलोसिटी या फिर नोजल की जो एग्जिट हो रहा है पानी, उसकी वेलोसिटी एक ही चीज है। उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, जिसमें कि सीवी यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। तो सीवी टाइम्स अंडर रूट 2gh, जहां पे g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h यहाँ पे है टोटल हाइट या जहां पे पानी यहाँ पे स्टोर था, टोटल हेड या हाइट एक ही चीज है। फिर सेकंड है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ व्हील या रनर। तो वेलोसिटी ऑफ व्हील इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला 5 टाइम्स रूट 2gh। अब 5 यहाँ पे एक फैक्टर आता है, वो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है, डिफरेंट टर्बाइंस के लिए कर्व्स होते हैं उस पे, उससे यहाँ पे 5 यहाँ पे निकल के आता है। अब थर्ड है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट, जब पानी स्ट्राइक करेगा बकेट को या जो सेमी एलिप्टॉइडल यहाँ पे जो बकेट्स थी उनको यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद पानी वापस से लौटेगा, तो टोटल जो डिफ्लेक्शन हुआ उसका यहाँ पे होता है 160 से 165 डिग्रीज। तो इसी पे यहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको यहाँ पे 160 से 165 डिग्रीज पे ही डिजाइन किया जाता है। अब मीन डायमीटर ऑफ द व्हील, तो वो u इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 से हम निकाल सकते हैं कि डायमीटर कितना होगा व्हील का। n हमको पता है आरपीएम, u हमको पता है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ व्हील, उससे यहाँ पे डायमीटर ऑफ व्हील हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फिर होता है जेट रेशियो। जेट रेशियो होता है रेशियो ऑफ द पिच डायमीटर ऑफ द टरबाइन टू द डायमीटर ऑफ जेट। मतलब जो अभी हमने यहाँ पे मीन डायमीटर ऑफ व्हील या पिच डायमीटर निकाला, तो वो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब डायमीटर ऑफ जेट जो यहाँ पे नोजल के एग्जिट से आ रहा है वो हो गया स्मॉल डी, और कैपिटल डी हो गया डायमीटर ऑफ द रनर या रोटर, मेन जो व्हील है हमारा।
तो उसको हम लिखते हैं m। m इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d, और जनरली ये होता है 11 से 16 के बीच, इस रेशियो को रखते हैं हम डिजाइन के लिए। अमूमन यहाँ पे 12 लिया जाता है कॉमनली। लास्ट में है नंबर ऑफ बकेट्स। तो नंबर ऑफ बकेट्स यहाँ पे निकलता है इस फॉर्मूला या इक्वेशन से 15 प्लस d डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल d। तो अब यहाँ पे एक तरह से इसको और लिख सकते हैं आप 15 प्लस m बाय 2, इसका एक फॉर्मूला ये भी आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट और डिराइव करके दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क डन और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पेल्टन व्हील टरबाइन की। उसके लिए पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम समझिए। ये डायग्राम मैंने बना रखा है जहाँ पे ये नोजल दिखाया है, यहाँ से पानी का जेट यहाँ पे एग्जिट होगा जो कि इसको स्ट्राइक करेगा। ये फ्रंट क्रॉस सेक्शनल व्यू है एक बकेट का, एक बकेट के हम एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रंट क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है जो कि सेमी एलिप्टॉइडल बकेट है, जिसमें कि यहाँ पे अगर जेट स्ट्राइक करेगा, हम अजम्पशन मान रहे हैं कि बीच में स्ट्राइक करेगा, उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे पाथ फॉलो करेगा, एक तरह से इधर एग्जिट कर गया और एक तरह से इधर एग्जिट कर गया। अब यहाँ पे जो नेट में जो डिफ्लेक्शन हुआ है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, वो हो गया ये एंगल, इसको मैंने लिख दिया फाई। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट है वो हो गया यहाँ पे एक तरह से फाई। ठीक है, अब इसकी फर्दर एनालिसिस करने के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं जिसमें कि और यहाँ पे चीजें वेलोसिटी ट्रायंगल्स वगैरह बना के दिखाता हूँ, एनालिसिस करते हैं हम लोग। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक बकेट सिमिलर वे में, ये हो गई हमारी बकेट। यहां से एक पार्टिकल चल रहा था जो इसको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये हमने पार्टिकल मान लिया वाटर का, ये स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v1 से। अब यहाँ पे जो रनर की वेलोसिटी होगी वो भी कुछ होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है इससे छोटा हो, तो हम अजम्पशन ले रहे हैं, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे u1। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब हम रेफरेंस में ले रहे हैं कि जो रोटर है या रनर है अगर वो स्टॉप में होगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जेट की, तो वो हो जाएगी, इसको जैसे लिख सकते हैं हम VR1, v रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, वो हो जाएगी एक तरह से v1 माइनस u1, क्योंकि ये जो वेक्टर है, अब वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। उस हिसाब से जो थ्योरी ऑफ मशीन वाले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है, तो v1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम u1 प्लस VR1। ठीक है, और जो v1 है वही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी, WHIRL वेलोसिटी, तो उसको हम लिख सकते हैं VW1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये हो गया एक तरह से इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये हम लीनियर मान रहे हैं, बट एग्जिट में ऐसा नहीं होगा। एग्जिट के केस में आउटलेट साइड में एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, आप चाहे एनालिसिस ऊपर से करिए चाहे नीचे से करिए, एक ही चीज है, क्योंकि ये एक तरह से मिरर इमेज है सेंटर लाइन पे। तो नीचे का सेक्शन और ऊपर का सेक्शन इक्वी डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे जैसे ऊपर के एनालिसिस करता हूँ तो सेम चीज नीचे भी होगी। ऊपर के एनालिसिस यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे एक वेक्टर बनाया मैंने, इसको लिख दिया VR2। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एट आउटलेट। इसी तरह से यहाँ पे U2 रहेगा। अब U2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी यहाँ पे, ये हो गई U2 मतलब व्हील वेलोसिटी एट एग्जिट। इसके बाद अब वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से आपको पता होना चाहिए, रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो आएगा इसका जो क्लोजिंग होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से। ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी इस ट्राइंगल की वही यहाँ पे रिजल्टेंट देगा, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया V2। ये हो गया V2 या फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आउटलेट पे। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। इसका फर्दर एक ट्राइंगल भी हम और कंप्लीट कर सकते हैं, अगर इसको मैं फर्दर यहाँ पे बैक में एक्सटेंड करता हूं और नीचे से एक वर्टिकल ले लेता हूं, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा। तो जो ये वाला वेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल में, इसको ये कंपोनेंट को हम कहेंगे VW2 या वर्ल्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट एट एग्जिट। और जो ये आ रहा है परपेंडिकुलर, इसको भी आप कुछ लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया फ्लो वेलोसिटी। अब एक चीज और देखने वाली है कि जो वाटर आ रहा था वो स्ट्रेट आ रहा था, यहाँ पे इतना इसने ये घूमा, पानी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ एक तरह से बकेट से, उसके बाद VR2 वेक्टर से बाहर चला गया। अब VR2 वेक्टर को अगर मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं तो हमको यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट मिल जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है फाई, जो अभी हमने ऊपर भी देखा था फाई एंगल, वो यही हो गया। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट हो गया फाई, पानी ऐसे आ रहा है, इतने एंगल से यहाँ पे डिफ्लेक्ट होकर चला गया वापस। तो ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से, ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से फाई ये है तो ये भी फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर जो एनालिसिस करनी है वो मैं करता हूं। एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि VW2 जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा VR2 cos फाई माइनस U2, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट लेंगे अगर VR2 का x डायरेक्शन में, वो हो जाएगा VR2 cos फाई।
तो वो ER2 cos phi है U2 प्लस VW2, तो VW2 वहां से निकल आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में जो हमको इंपॉर्टेंट है वो है VW1 और VW2। तो वर्ल्ड वेलोसिटी यहाँ पे इसलिए नाम इसका दिया है कि यहाँ पे जब इंपैक्ट होता है, इंपल्स जब जनरेट होता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे वर्ल्ड्स जनरेट होते हैं। वर्ल्ड्स मतलब एक तरह से वाटर के वर्लपूल। तो वाटर के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे टर्बुलेंट मोशन क्रिएट करेंगे और छोटे छोटे वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इंपल्स का ट्रांसफर हो रहा है वो इस वर्ल्ड की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड वेलोसिटी है। और फर्दर जो एनालिसिस करेंगे हम वर्क डन और जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका यूज आएगा। चलिए फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट, उसको मैं लिख सकता हूं VW1। तो मैंने यहां लिख दिया VW1 इज इक्वल टू वर्ल्ड वेलोसिटी एट इनलेट। VW2 ये हो गई वर्ल्ड वेलोसिटी एट एग्जिट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो होता है हमारा फोर्स। तो फोर्स लिख दिया मैंने, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको फर्दर लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। वर्ल्ड वेलोसिटी वही यहाँ पे इंपल्स प्रोवाइड कर रही है या मोमेंटम ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर। अब इनिशियल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा यहाँ पे मास फ्लो रेट m डॉट टाइम्स VW1। अब VW1 x डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस में ही लिखेंगे, बट यहाँ पे देखिए VW2 है वो माइनस x डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लेफ्ट साइड बन रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव में लिखेंगे, यानी कि ये माइनस VW2 है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब इनिशियल मोमेंटम में लिख सकता हूं मास फ्लो रेट टाइम्स VW1 माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम है मास फ्लो रेट टाइम्स माइनस ऑफ VW2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो मास फ्लो रेट को आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा VW1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस VW2। ये हो गया हमारा फोर्स। अब मास फ्लो रेट को फर्दर आप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को फर्दर लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रो ए V1 टाइम्स VW1 प्लस VW2। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया टोटल फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है ब्लेड पे, जेट जो है वाटर जेट है वो कितना फोर्स यहाँ पे ब्लेड पे इंपार्ट कर रहा है। अब यहीं से हम वर्क डन निकालेंगे आगे। तो वर्क डन वो हो जाएगा फोर्स ये जो आया है इनटू वेलोसिटी। तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हील वेलोसिटी, व्हील वेलोसिटी। और यहां पे व्हील वेलोसिटी जो शुरू में था यहाँ पे, जैसे कि ये व्हील वेलोसिटी था U1 इनिशियल में और एग्जिट में था U2। तो एक अजम्पशन है यहाँ पे कि U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू, हम U ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो व्हील वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, ये एक अजम्पशन है कैलकुलेशन करने में, इसलिए जो यहाँ पे व्हील वेलोसिटी उसको आप U लिख सकते हैं। तो फाइनल जो वर्क डन निकल के आएगा वो आ जाएगा, ये आया हमारा फोर्स, तो फोर्स इंटू व्हील वेलोसिटी। तो रो ए V1 टाइम्स VW1 प्लस VW2 होल टाइम्स U। अब ये निकल के आ गया आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला। इसकी यूनिट्स होंगी वो होगी जूल पर सेकेंड या फिर वॉट्स। इसके बाद इसी में फर्दर दो चीजें हैं, एक है वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है तो वो आपको देखना है। तो वर्क डन तो हमें पता है, अब एक सारे लिख सकते हैं हम वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसको लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं, तो यही जो है वर्क डन उसको आप लिखिए। तो रो ए V1 टाइम्स VW1 प्लस VW2 होल टाइम्स U डिवाइडेड बाय, अब वेट, वेट ऑफ वाटर यानी कि M इंटू जी। मास होता है मास फ्लो रेट, एक तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मास फ्लो रेट टाइम्स जी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मास फ्लो रेट है अगेन डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रो ए V1 टाइम्स जी। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर निकल के आएगा फाइनल में आपके पास VW1 प्लस VW2 टाइम्स U होल डिवाइडेड बाय जी।
तो ये आपके पास निकल के आ गया वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। पावर कितना होता है वो इसी से आएगा फर्दर, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो पावर के लिए इसी के लिए हम लिख सकते हैं, तो वर्क डन उसको हम ट्रीट करेंगे वर्क डन, वो हो रहा है एक तरह से पावर ट्रांसफर्ड बाय जेट या बाय वाटर जेट टू ब्लेड। ठीक है, तो जो वर्क डन हो रहा है वही एक तरह से पावर जो ट्रांसफर हो रही है, वाटर जेट जो ट्रांसफर कर रहा है इम्पल्स या पावर ब्लेड को, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से, अगर पूछे क्वेश्चन में पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है वाटर जेट के द्वारा, तो वो आपका होगा आंसर रो ए वी वन टाइम्स वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू होल टाइम्स यू डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका यूनिट था वो था यहाँ पे वॉट्स में, तो डिवाइड कर देंगे अगर हम 1000 से, तो वो आ जाएगा आपका आंसर किलो वॉट्स में। एग्जाम में आपको तीन चीज पूछ सकता है, या तो वर्क डन, या सेकंड वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, या फिर पावर ट्रांसफर बाय वाटर जेट टू ब्लेड या रनर। तो वो आपको तीनों मैंने आपको बता दिए कैसे आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या है। अब सेकंड जो डेरिवेशन है मेन इसका, वो है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का। चलिए देखते हैं वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने लिख दिया ईटा हाइड्रोलिक इज इक्वल टू जो रनर पावर हमको मिल रहा है, रनर पावर या जो फाइनल जो हमको पावर मिल रहा है, जो कि व्हील घूम रहा है, एक तरह से व्हील तक पावर कितनी ट्रांसफर होके पहुंच रही है लॉसेस के बाद, और इनिशियल में हमारे पास कितनी थी, तो उसको लिख दिया मैंने हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर मतलब हो गई यहाँ पे रो जी क्यू एच। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, अब हम इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फर्दर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को मैं लिख लेता हूं ईटा एच। अब रनर पावर अभी मैंने डिराइव किया, तो वो हो जाएगा रो ए पी वन टाइम्स वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू टाइम्स यू, और हाइड्रोलिक पावर वो हो जाएगा रो जी एच इंटू क्यू। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब इनिशियल में हमारे पास एक हेड था, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी पानी की, एक हेड पे जो पेन स्टॉक के पहले टॉप लेवल पे था, वहां पे एक हेड था कैपिटल एच का, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पूरी स्टोर थी। और जब वैसे ही हम पेन स्टॉक को ओपन करेंगे तो पानी फ्लो करेगा ग्रेविटी की हेल्प से, वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, फाइनल वो कन्वर्ट हो जाएगा इंपल्स में। तो जो इनिशियल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में थी हमारे पास रो जी एच इंटू क्यू, वो फाइनल में कन्वर्ट हो रही है हाफ टाइम्स एम वी वन स्क्वायर। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सेम थिंग यहाँ पे जो रो जी क्यू एच है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको आप हाफ एम वी वन स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, इसको फाइनल और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ मास फ्लो रेट को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, और फर्दर ये V1 स्क्वायर, तो एक तरह से V1 क्यूब हो गया है टोटल में। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फर्दर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो हो जाएगा रो ए वी वन टाइम्स वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू टाइम्स यू होल डिवाइडेड बाय हाफ रो ए वी वन क्यूब। ठीक है, यहां से रो ए वी वन कैंसिल आउट हो गया, तो रो ए और यहाँ पे V1 की पावर बचेगी 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फर्दर निकल के आएगी सिंप्लीफाई होके, वो आ जाएगी 2 टाइम्स वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू टाइम्स यू होल डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वायर। अब इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आया है। इसका एक और डेरिवेशन होता है फर्दर एक्सटेंशन, उसमें हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का भी डेरिवेशन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको करके वो भी दिखाता हूँ। 1 प्लस कॉस फाइव बाई टू, इस तरह से ये गेट वगैरह में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसका आता है इस फॉर्मूले का, जिसमें डायरेक्टली वो पूछता है 1 प्लस कॉस फाइव बाई टू, ये एक तरह से उसका सोल्यूशन है। हाई एंगल आपको दे देगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने को देगा। बच्चे के लिए फॉर्मूला याद करके जाते हैं, जिससे कि उनको नहीं निकल पाएगा मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इससे निकलेगी केवल हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंस्टेंटेनियस। मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए केवल निकलेगा वो 1 प्लस कॉस फाइव बाई टू। तो उसका डेरिवेशन भी अब मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर फर्दर हम लोग चलेंगे एफिशिएंसीज वगैरह पे। उसको हम लिखते हैं ईटा एच मैक्स, ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये डायरेक्टली आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, बच्चों को नहीं पता होता है फॉर्मूला, इसका होता है निकल के आएगा 1 प्लस कॉस फाइव बाई टू। ये कैसे डेरिवेशन होगा अब मैं वो आपको करके दिखाता हूं। तो अभी हमने डिराइव किया था हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू टाइम्स यू होल डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर।
इसमें जो VW1 और VW2 का टर्म है उसको हमको हटा के सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे रिस्पेक्ट में। वो कैसे रहेगा, VW1 यहाँ पे VW1 इक्वल टू V1 है वो आप लिख दीजिए, और VW2 है वो हो जाएगा VR2 cos phi माइनस U2, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं अगर, तो वो हो जाएगा U2 प्लस VW2 इज इक्वल टू VR2 cos phi। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये फाई एंगल है, VR2 ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो बेस होगा इसका वो हो जाएगा VR2 cos phi। तो यहां से VW2 निकल के आएगा VR2 cos phi माइनस U2। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोनों चीज, ईटा एच को 2 टाइम्स VW1 अभी जैसे देखा तो VW1 इज इक्वल टू V1 और प्लस VW2 हो जाएगा VR2 cos phi माइनस U2 4 टाइम्स U डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। अब U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, ये भी अभी ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था, तो आप यहाँ पे U2 को भी U की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे VR2 को भी हमको फर्दर सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि केवल इक्वेशन में V1 और U रहे। तो VR2 कैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो VR2 एक तरह से एक फंक्शन है VR1 का, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे जो सिस्टम आइडियल तो होगा नहीं, वहां फ्रिक्शन होगा, तो एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम K एज्यूम करके चल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो VR2 एक तरह से यहाँ पे हो गया K टाइम्स VR1, ठीक है। अब K यहाँ पे हो गया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और VR1 को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन से VR1 हो गया V1 माइनस U1, ठीक। तो इस तरह से VR2 फाइनली निकल के आ जाएगा K टाइम्स V1 माइनस U1 या U। तो U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U है, सब जगह आप उसको U ही मानिए। तो अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला फर्दर सिंप्लीफाई होकर निकल के आ जाएगा V1 प्लस, अब VR2 को लिख दिया मैंने K टाइम्स V1 माइनस इंटू कॉस फाई, ये आ गया, माइनस अब U2 है यहाँ पे तो इसको भी अब U ही लिखिए, ब्रैकेट 1 टाइम्स U होल डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है उसमें V1 U और cos phi के रिस्पेक्ट में वो सिंप्लीफाई होकर आ गया। इसका मतलब अब हम फर्दर इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, इसका मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमा पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे कि इजी हो जाए। तो 2 टाइम्स U, अब U जो इधर था वो मैंने बाहर ले लिया, टाइम्स V1 प्लस, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा K V1 cos phi, ठीक है, माइनस KU cos phi और हो जाएगा माइनस U डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। अब मैक्सिमाइजेशन हमको करना है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का, तो वो हम कर सकते हैं मैक्सिमा निकाल के। तो डेरिवेशन अगर मैं करूंगा यहाँ पे U के रिस्पेक्ट में, U यहाँ पे कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 कर दूंगा तो हमारे पास मैक्सिमा का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूं D ईटा H डिवाइडेड बाय DU इज इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं फॉर मैक्सिमाइजेशन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स V1 प्लस K कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, तो 2K V1 cos phi। अब माइनस यहां पे हो जाएगा 2U स्क्वायर K cos phi का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U, तो वो हो जाएगा माइनस 4U K cos phi, और लास्ट में रहेगा माइनस 2U स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा माइनस 4U, ठीक है। और नीचे का डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर उसका कुछ होगा नहीं, वो इधर चला जाएगा इक्वल टू 0 में, वो वहां पे मर्ज हो गया इक्वल टू 0 में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ गया, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब कुछ चीजें यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो वो हो जाएगा 2V1 टाइम्स 1 प्लस K cos phi माइनस 4U K cos phi प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो 2V1 माइनस 4U टाइम्स 1 प्लस K cos phi इज इक्वल टू 0। अब हमको यहां पे पता है कि K यहां पे था हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फाई एक एंगल यहां पे पॉजिटिव ही रहेगा, इस तरह से 1 प्लस ये, तो ये कभी भी ये वाली चीज 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब 0 क्या होगी, वो हो जाएगी 2V1 माइनस 4U, तो अल्टीमेटली 2V1 माइनस 4U इक्वल टू 0, जहां से V1 आ जाएगा 2U, या यहां से आ जाएगा U इज इक्वल टू V1 बाई 2।
अब हमको ये पता चल गया कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगी हमारी U इज इक्वल टू V1/2 पे। अब ये वाली जो चीज है इसको हम मेन इक्वेशन में अपनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मेन इक्वेशन जो फर्दर सिंप्लीफाइड इक्वेशन थी जहां पे U V1 और cos फाई के रिस्पेक्ट में थी यहाँ पे इक्वेशन, वहां पे सब्स्टिट्यूट करिएगा आप। तो यहाँ पे U को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक यहाँ पे के यू कॉस फाई और एक यहाँ पे, तो तीन जगह हम यहाँ पे U को V1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं फर्दर ईटा मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 टाइम्स U था यानी कि V1/2 ब्रैकेट V1 प्लस के V1 cos फाई, तो वो एज इट इज आ गया V1 प्लस के V1 cos फाई, वो एज इट इज आ गया। अब आया माइनस के यू कॉस फाई, तो यू को रखिए V1/2, यहां पे लिख दिया मैंने माइनस के V1/2 cos फाई और माइनस यू, ये हो जाएगा माइनस V1/2 और होल डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे जो U था V1/2 करके सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए अब मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ये निकल के आई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिख दिया मैंने ईटा मैक्स H इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा V1 टाइम्स, अब यहां पे देखिए V1 एक यहां है, ये V1/2 है, तो बचेगा नेट में V1/2। ठीक है, प्लस अब के V1 cos फाई है, यहां पे है माइनस के V1 cos फाई/2, तो नेट में क्या बचेगा, बचेगा के V1 cos फाई/2 और होल डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पे देखिए ईटा मैक्स, यहां पे लिख दिया मैंने ईटा मैक्स H इज इक्वल टू V1 से V1 एक कैंसिल आउट हो गया, अब ये V1 जो नीचे है और ऊपर भी V1 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक, अब यहां पे बचेगा नेट में 1 प्लस cos फाई/2। ईटा मैक्स मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला नेट में निकल के आया है वो आएगा 1 प्लस cos फाई/2। ये मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। गेट वगैरह एग्जाम में ये ज्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे हुआ है। अगर यहां तक आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग एफिशिएंसीज। एफिशिएंसीज यहाँ पे 5 टाइप की होती हैं। तो पहली है पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला है एनर्जी एट एंड ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय एनर्जी अवेलेबल एट रिजर्वायर। मतलब अब यहाँ पे जो पेन स्टॉक से पानी फ्लो होके आ रहा है, तो जैसे एग्जिट हो रहा है वहां पे कितनी एनर्जी बची, डिवाइडेड बाय जो इनिशियल में एनर्जी थी रिजर्वायर में टॉप लेवल पे जहां पे हेड था, तो उसका जो रेशियो हो गया उसको हम कहेंगे पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी या पेन स्टॉक ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं, कि मतलब पेन स्टॉक में कितना एक तरह से लॉसेस हो गए यहाँ पे। अब सेकंड देखते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो जैसे अभी हम लोग ने डिराइव भी किया, उसमें भी मैंने बताया था जो रेशियो होता है पावर डेवलप्ड बाय रनर टू द पावर सप्लाइड एट इनलेट ऑफ द टरबाइन, मतलब कितना फाइनली रोटर में कितनी पावर पहुंच रही है डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे वाटर जेट यहाँ पे इतना इंपल्स या कितनी पावर यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा है। तो बीच में जितने भी लॉसेस होंगे एक तरह से वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। हमने उसका डेरिवेशन देख लिया, 1 प्लस cos फाई/2 ये होती है मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी थर्ड है, तो वो हो गया पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शाफ्ट ऑफ द टरबाइन डिवाइडेड बाय पावर डेवलप्ड बाय रनर। अब जो रनर में पावर डेवलप हुई है वो 100% जो उसमें शाफ्ट हम जोड़ेंगे तो वहां तक नहीं जाएगी, कुछ लॉसेस होंगे, उसको ये डिनोट करता है ये रेशियो मैकेनिकल एफिशिएंसी का। ठीक है, कुछ लॉसेस हो जाएंगे तो फाइनली जो शाफ्ट तक पहुंचेगी कुछ पावर कम होगी, 2 से 4% कम होती है। अब फोर्थ है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द जेट। अब यहाँ पे जितना भी पानी निकल रहा है नोजल के एग्जिट से, जो जेट बन रहा है वो पूरा का पूरा तो स्ट्राइक करेगा नहीं, जो टरबाइन की ब्लेड्स हैं कुछ नीचे चला जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको ये फॉर्मूला डिनोट करता है, रेशियो डिनोट करता है कि कितना एक्चुअल में स्ट्राइक करेगा और कितना यहाँ पे एक तरह से टोटल सप्लाई हम कर रहे हैं। और लास्ट में देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी, तो वो हो गई रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड बाय वाटर जेट। अब यहाँ पे जो टरबाइन शाफ्ट में जितनी पावर हमको मिल रही है नेट में बाहर पे, ठीक है, अल्टीमेटली जितना हमको बेसिकली टरबाइन से आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय जितना यहाँ पे वाटर जेट पावर यहाँ पे दे रहा है उसको ब्लेड को, तो उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। यहाँ पे जो मेन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग कुछ कर्व्स वगैरह, जहाँ पे एफिशिएंसी वर्सेस स्पेसिफिक स्पीड।
तो स्पेसिफिक स्पीड हर टरबाइन का होता है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट जब 0.12 रहेगा, उस जगह यहाँ पे पेल्टन व्हील की टरबाइन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है ऑलमोस्ट 90%। तो इस तरह से यहाँ पे कर्व निकल के आता है। और इसकी कुछ यहाँ पे खूबियां होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड जो होती है रेडियन पर सेकेंड में, वो इस रेंज में रखी जाती है पेल्टन टरबाइन में, 0.05 से 0.4। हेड जो होता है, टोटल हेड होता है जो स्टार्टिंग में पेन स्टॉक पे, तो वो होता है 100 मीटर से लेके 1.77 किलोमीटर तक, इतना ऊंचा हेड रखते हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो मेगावाट में डेवलप हो सकती है प्रैक्टिकल में, वो है 500 मेगावाट्स। एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, 90% एफिशिएंसी निकल के आती है मैक्सिमम। अब रेगुलेशन मेथड यहाँ पे दो है, नीडल वॉल्व का और डिफ्लेक्टर प्लेट का। नीडल वॉल्व या डिफ्लेक्टर प्लेट की हेल्प से हम जो वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट है वाटर का, जेट से कितना जेट से वाटर निकल रहा है, उसको यहाँ पे गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे लोडिंग कंडीशन में, जैसे कभी लोड बढ़ गया, उस हिसाब से अब हमको ज्यादा यहाँ पे पानी वहां पे फेंकना है, उसकी वॉल्यूम फ्लो रेट हमको ज्यादा बढ़ाना है, तो जो पेन स्टॉक से पानी आ रहा है उसकी सप्लाई हमको यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे गवर्न करता है नीडल वॉल्व और डिफ्लेक्टर प्लेट। इस तरह से यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्पीड है उसका जो फॉर्मूले में ओमेगा है, वो हो गया यहाँ पे स्पीड, रोटेशनल स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। एच ई हो गया यहाँ पे हेड, इफेक्टिव हेड एट टरबाइन एंट्री। जी हो गया यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। रो हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर। पी हो गया यहाँ पे पावर डिलीवर्ड बाय द शाफ्ट। तो ये जो कर्व है उसमें आपको कभी कभी स्पेसिफिक स्पीड भी पूछ लेता है, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब ये डायग्राम आप देखिए, एक तरह से ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, जहां पे ये टरबाइन नीचे को लगी है, पेल्टन व्हील टरबाइन नीचे लगी है, और ये जो टोटल वर्टिकल कॉलम है जो पेन स्टॉक जो पानी को लेके आएगा, और यहाँ पे जो पानी स्टोर है वो एक हेड पे स्टोर होता है। ये जो टोटल हेड आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड से, ये हो गया हमारा एच ई या टोटल हेड। यहाँ पे पानी स्टोर है, ग्रेविटी की हेल्प से जैसे यहाँ पे गेट हम खोलेंगे, पानी अपने आप यहाँ पे नीचे को फ्लो कर जाएगा, क्योंकि एक हेड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेविटी नीचे को एक्ट करेगी पूरे टाइम, तो अपने आप ये नीचे को फ्लो करेगा। ग्रेविटी की हेल्प से फर्दर स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, जैसे ये आएगा नोजल में होता हुआ पेल्टन व्हील में ये चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो पेन स्टॉक है वो यहाँ पे मेन इसका काम करेगा। जितनी ज्यादा पेन स्टॉक की हाइट रहेगी उतना ज्यादा हेड डेवलप होगा, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ये क्रिएट करेगा। चलिए अब एडवांटेजेस देख लेते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन की। तो यहाँ पे कई एडवांटेजेस हैं। पहली है सिंपल डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक डिजाइन है। यहाँ पे एक रनर है, उसमें यहाँ पे पेरीफेरी में हमने बकेट्स माउंट कर दिए हैं। एक पेन स्टॉक है, पानी आएगा, जेट क्रिएट करेगा, इसको रोटेट करेगा। सिंपल डिजाइन है, ड्यूरेबल है, मिनिमम वेयर है, इजी टू मेंटेन, और इंस्पेक्शन बहुत ही इजी है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं। फोर्थ, लो कैविटेशन रिस्क। अब यहाँ पे जो पेल्टन व्हील है वो कैविटेशन यहाँ पे बहुत ही मिनिमम होता है, जैसे फ्रांसिस टरबाइन वगैरह में ज्यादा यहाँ पे कैविटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेल्टन व्हील के केस में यहाँ पे कैविटेशन होता ही नहीं है। और वाटर हैमर इफेक्ट यहाँ पे होता ही नहीं, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद एफिशिएंसी, जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया आपको, 90% रहती, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी। तो ये हाईएस्ट एफिशिएंसी रहती है इसकी अमंग ऑल द टरबाइंस। अब नेक्स्ट है नो नीड फॉर ड्राफ्ट ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक डिजाइन है, यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो फ्रांसिस टरबाइन वगैरह है उनमें यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब हमको चाहिए रहता है, और ये इफेक्टिव होती है एट लो फ्लो रेट। अब यहाँ पे इट परफॉर्म्स एफिशिएंटली इवन एट लो फ्लो रेट, ये इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ कुछ। अब डिफिकल्टीज विद ऑपरेटिंग हेड कंट्रोल। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग हेड है, कितना हेड एक्ट करेगा डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमको यहाँ पे रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स है वो सब भी लगाने पड़ते हैं। फिर नैरो हेड रेंज। अब हेड रेंज जो है इसका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो एक लिमिटेड हेड रेंज के बीच में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे चैलेंजेस इन यूजिंग ऑपरेटिंग हेड इफेक्टिवली। अब ऑपरेटिंग हेड कैसे उसको ऑपरेट करके हमको यूज करना है हर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस में, उसको कंट्रोल करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। फास्टर डिक्लाइन इन मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बकेट्स या ब्लेड्स लगे हुए हैं पेरीफेरी में या पेरीमीटर पे, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, अब एक ब्लेड यहाँ पे खराब हुआ समय के साथ, दूसरा खराब हुआ, तीसरा खराब हुआ, अगर सब यहाँ पे जल्दी जल्दी खराब हो गए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गए, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी यहाँ पे समय के संग कम हो जाती है। फिर लार्जर साइज रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे रनर हमको बड़े चाहिए, यहाँ पे जनरेटर बड़े चाहिए, हेड पेन स्टॉक का जो डायमीटर है, पाइप का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाता है ओवरऑल निकल के, तो साइज यहाँ पे काफी बड़ा हो जाता है। तो इसके ये एक तरह से डिसएडवांटेज है। अब लास्ट में देखते हैं एप्लीकेशन क्या है पेल्टन व्हील का। मेन तो है इसका एप्लीकेशन हाइड्रो पावर प्लांट में, यहाँ पे कि हाइड्रो पावर प्लांट में जहाँ पे हमको हायर हेड और डिस्चार्ज चाहिए पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वहां पे हम इसको यूज करते हैं।
सिमिलरली वही हाइड्रो पावर प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली शाफ्ट जो होता है टरबाइन का, उसको हम कपल कर देते हैं जनरेटर से, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 3 फेज। उसके बाद हाई वेलोसिटी फ्लूइड जनरेशन। अब हमको कहीं पे रिक्वायरमेंट है जैसे हाई वेलोसिटी या हाई फ्लूइड वेलोसिटी की किसी सेकेंडरी एप्लीकेशन में अगर हमको यूज करनी है, तो वहां पे भी पेल्टन व्हील को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंपल्स क्रिएट होता है या वेलोसिटी जो क्रिएट होती है जेट की, वो बहुत हाई होती है। इस तरह से यहाँ पे इसकी 3 एप्लीकेशन निकल के आती हैं। उम्मीद है वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.onepointacademy.com, उस पर भी जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स है सब वहां पे एडेड है। बुक्स वाला लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। तो आप अमेजोन से जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको डिस्काउंटेड रेट पे वहां पे मिलेंगी। साथ ही साथ जो चैनल की मेंबरशिप है 29 रुपीज पर मंथ से केवल स्टार्टिंग है, आप वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट मेंबरशिप ऑप्शंस वहां पे दिखेंगे। कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है वो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। केवल 29 रुपीज पर मंथ से पहली मेंबरशिप स्टार्टिंग है। अगली बार तक के लिए टेक केयर, बाय।